मेरा नाम निशा है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जो बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ पर हर कोई मतलबी था। किसी को किसी से कोई भी लेना देना नहीं था। हर कोई बस अपने काम से काम रखता। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, सिर्फ जेठ जेठानियाँ ही थी, जिनमें मेरी सबसे बड़ी जेठानी मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती थी। क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तो मुझे उनसे बहुत लगाव था। इसीलिए मुझे मेरी जेठानी में ही अपनी माँ नजर आती थी और मैं उनके साथ उनकी बेटी के जैसा ही व्यवहार करती थी। लेकिन एक दिन मेरी जेठानी के साथ मेरे जेठ ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरे जेठ तो मेरी जेठानी के साथ जोश में, मैं 6 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पिता ने हमेशा अपने आप को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। मैं तो बस अपने घर के काम काज में ही बिजी होकर रह गई थी। क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते और मेरे सबसे छोटे 2 भाई वह घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे पिता को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, जबकि वह मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे। मेरे पिता के सारे रिश्तेदार उनको कहते थे कि तुम पहले अपनी बेटी पर ध्यान दो, उसकी शादी करो। मेरे पिता यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए दहेज नहीं है, बहू का क्या है, वह तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ ढेर सारा दहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा उस घर में जीना दुश्वार कर दिया था। क्योंकि वह घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो उसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया। वह तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी, उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन मैंने अपने दिल को ये समझा लिया था कि जब इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र लगभग 36 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थीं, उन सभी की शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे थे। और इधर मैं थी कि जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे ताऊ जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद ही कुछ और काम करना। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से ही मतलब था और वह पैसा भी सिर्फ अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। वह जितना भी पैसा कमाते थे, अपनी और अपने बेटों की ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। मुझसे तो किसी को कभी कोई मतलब ही नहीं रहा था। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे ताऊजी के बहुत ज़्यादा जिद करने पर मेरे पिताजी मेरी शादी करने पर तैयार हो गए थे। रिश्ता भी मेरे ताऊजी खुद ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो, वह परिवार छोटा और कम मेंबर्स का हो। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला, तो मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, वह लड़का बहुत ज़्यादा काला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी थी। उसके खुद 5 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे।
सब लोग मिलजुल कर ही रहते थे। बस अगर लड़के की खूबी थी तो वह इतनी कि वह बहुत ज़्यादा कमाता था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए हैं। ये लड़का बहुत ज़्यादा काला था, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेरे ताऊ जी ये रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पिता का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते को हाँ करने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। लड़के की सबसे बड़ी भाभी ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी तो होने जा रही है और फिर एक ऐसे परिवार में होने जा रही है जहाँ पर मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर है। शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो कोई ऐसा पति चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पिता ने उस लड़के के साथ कर दी थी। मेरे ससुराल हमारे घर से बहुत दूर थी। मेरे भाइयों या मेरे पिता किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वह लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही मुझे विदा कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने ताऊ जी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वही मेरा ही रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा ये भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग बहुत ज़्यादा ही काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वह अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि वह लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन वह जितने भी लोग थे उसी घर में रहते थे और उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पति के उसके अलावा 5 भाई और उनकी 5 पत्नियां थीं। उन पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे पति के साथ तो मेरे शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेरा पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। इधर मेरा ख्याल मेरी सबसे बड़ी जेठानी रखती थी। मेरी बड़ी जेठानी बहुत ही अच्छी औरत थी। बाकी की सारी जेठानियां तो अपने कमरों में ही रहती थीं। उन्हें आराम और मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला होगा। उसके बाद से ही मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी लगे हुए थे। सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए भी इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसीलिए मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं उन पर नज़र रखती। मेरी बड़ी जेठानी मेरी जिम्मेदारी से बहुत खुश हुई थी। इतने ज़्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। हमेशा बहुत ज़्यादा खामोशी रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरा पति जब से शहर गया था मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे पति की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से उसने मेरे साथ अपना बिहेव बहुत अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो यहाँ मेरा पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रंग बहुत ज़्यादा काला होने की वजह से उनको काफ़ी टाइम बाद शादी के लिए लड़की मिली थी। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात के बीच में मुझे ऐसा लगता जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों। मुझे कई बार लगता कि जैसे इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें भी आती थीं। सारा दिन तो इस घर में सब लोग कमरे के अंदर बंद रहते थे। फिर रात को ये कौन था जो इस घर में टहलता रहता था? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं अपने पति को याद करती रहती थी। अब हर दिन ही ऐसा होने लगा था कि मुझे किसी के चलने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। मैं डरते हुए अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं सोचने लगी कि मैं इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर कि आखिर रात के टाइम पर इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन जब अपनी बड़ी जेठानी से ये बात पूछी तो वह मेरे सवाल पर थोड़ा घबरा गई थीं और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया था। ये घर भी तो बहुत बड़ा था। इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे।
हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो या फिर किसी और जेठानी का बच्चा रोता हो। मुझे लगता था कि कोई चिल्ला रहा है, शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना था। मुझे इधर उधर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे घर की हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार मेरी बात मेरे पति से फ़ोन पर हो जाया करती थी। उसके अलावा मेरा कहीं भी आना जाना नहीं था। घर में मेरी ससुराल का कोई रिश्तेदार भी आता जाता नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था, हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आज मैं हिम्मत करके ये देखने के लिए उठकर आ गई थी कि आखिर कौन है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे बड़े जेठ किसी से फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। मेरे बड़े जेठ अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे। उनकी ही आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। छोटी सी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना, मेरे बड़े जेठ का यही काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे बड़े जेठ से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरे बड़े जेठ का बिहेवियर इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं रहता था। वह किसी की भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही जो उन्हें करना होता था वही करते थे। फिलहाल मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं हर रात देखती कि घर में आधी रात में टहलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे जेठ ही थे। वही रात को किसी न किसी से बातें करते थे, जबकि मैं इस बात से बहुत डरी हुई थी। कभी कभी तो वो रातों को मेरी बड़ी जेठानी को भी मारते पीटते भी थे। वह मेरी बड़ी जेठानी के साथ हमेशा बुरा बिहेवियर करते थे। अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद से इस घर में न जाने क्या क्या होने लगा था। मेरी बड़ी जेठानी को वो रोज मारते थे। मेरी बड़ी जेठानी जोरों से चिल्लाती रह जाती, मगर मेरे बड़े जेठ नहीं रुकते थे। अब मैं रोज रातों को जागकर उन लोगों की लड़ाई झगड़े पर कान लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वो दोनों पति पत्नी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे बड़े जेठ उनको पीटते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। मैं अपने पति के आने से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन हैरानी इस बात पर थी कि जिस दिन से मेरे पति घर आए थे, मेरे बड़े जेठ ने मेरी जेठानी पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। ये बात तो मैं पहले भी नोटिस कर चुकी थी कि जब मेरे पति घर में होते थे तो मेरे बड़े जेठ मेरी जेठानी पर हाथ नहीं उठाते थे और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। मुझे मेरे पति के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर बाहर चली गई थी। मेरे पति मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मेरे पति मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? तुमने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया है। मैंने सोचा कि अपने पति से इस वक्त ये बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं अपनी बड़ी जेठानी की वजह से बहुत परेशान थी और घर के माहौल की वजह से भी। फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बात करके अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति से पूछ लिया कि आपके बड़े भाई आखिर रात को अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाते हैं। ये सवाल करने के बाद मेरे पति ने बड़ी ही हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे बड़े भैया तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में मेरे पति के पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास से उठकर चले गए। मैं अपने पति के अंदाज से समझ गई थी कि वो इस बात से अनजान हैं। 5 मिनट बाद मेरे पति वापस आ गए थे और मुझसे कहने लगे, बताओ तुम क्या बता रही थी। मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई बात नहीं कही और कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर लौट आई थी। अगले 2 दिनों के बाद फिर मेरे पति वापस अपने काम के सिलसिले में चले गए थे। मेरे पति जाते समय मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे गए, तो उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें इतना टाइम नहीं मिल सका था कि हम शॉपिंग भी कर लें। मेरी किसी दूसरी जेठानियों से वैसे तो कोई मेरे साथ नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी मेरे साथ ढंग से बात नहीं करता था, और मैंने अपनी बड़ी जेठानी से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं मेरे बड़े जेठ उन्हें जाने से मना ना कर दें। मेरे घर की सारी नौकरानियों के साथ मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी चंपा। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो वह मेरे साथ मार्केट चलने के लिए तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे, इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इसलिए मैं नौकरानी को अपने साथ ले जाकर मार्केट से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी बड़ी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी बड़ी जेठानी के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। वह कह रही थीं कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब ये था कि आज मेरे बड़े जेठ फिर से मेरी जेठानी पर हाथ उठा रहे थे, और अब रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग वहीं पर रख दिया और कान लगाकर अपने जेठ जेठानी की बातें सुनने लगी। मेरी जेठानी जोरों से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ़ कर दो। आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे। बार बार मेरी बड़ी जेठानी एक ही शब्द को दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से जाकर देखा कि आखिर बड़े जेठ मेरी जेठानी के साथ ऐसा भी क्या कर रहे थे, तो ये देखकर पैरों तले से मेरे ज़मीन ही निकल गई कि मेरे बड़े जेठ जेठानी के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे बड़े जेठ मेरी जेठानी पर हाथ उठाते होंगे और उनको मारते होंगे, तभी मेरी जेठानी इतना ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वह उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी जेठानी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। पर वह ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। आखिर बाल तो औरत का गहना होते हैं। हर औरत की खूबसूरती बालों से ही तो होती है। मेरे बड़े जेठ के हाथ में मेरी जेठानी के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझसे ये सब कुछ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए मैं चिल्लाती हुई कमरे के अंदर चली गई। मैंने बड़े जेठ से कहा, भैया आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं। मेरे बड़े जेठ ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी जेठानी के हिसाब से ये बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी जेठानी के कारनामे हैं उसके लिए तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे बड़े जेठ कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी जेठानी को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वह बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और जेठ जी ने आपके बाल क्यों काटे हैं। मेरी जेठानी कहने लगी, ऐसा तो वो हर रोज़ करते हैं। पहले तो वह मुझे मारते हैं और उसके बाद मेरे बाल काटते हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि वह खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं हैं। मेरी जेठानी कहने लगी, ये आदमी जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी जेठानी कहने लगी, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी तक इस घर के बारे में नहीं जानती हो, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई तो बात होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी जेठानी बोली कि इस घर में सबको अपनी पड़ी है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि घर के सारे लोग मुफ्तखोर हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर रहना
और खासकर अपने बड़े जेठ से। वह बहुत खतरनाक आदमी है। कभी भी कोई भी बात अपने पति से मत कहना, वरना वह मुझे जान से मार देगा। मेरी बड़ी जेठानी ने मुझे जबरदस्ती कमरे के बाहर भेज दिया और कहने लगी कि आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच तुम मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई थी। मेरे जेठ जेठानी के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी जेठानी अच्छी औरत थी और मैं इस तरह से उन पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे जेठ मिल गए। मेरे बड़े जेठ जी ने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। कहने लगे, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने बड़े जेठ की बात को समझ नहीं पाई थी। वह मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। मेरा छोटा भाई भी बहुत समझदार है। मैंने अपने बड़े जेठ से कहा, लेकिन आप जेठानी जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे जेठ कहने लगे, रुको, मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ ताकि तुम्हें उस पर यकीन हो सके और ये भी पता चल जाए कि घर में क्या हो रहा है। ये कहकर मेरे जेठ ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ फोटो लगाकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देख लो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मेरे बड़े जेठ कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ही बेवफाई देखेगा तो फिर वह अपनी पत्नी पर किसी न किसी तरह से तो रोक लगाएगा। फोटोज देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं फोटोज देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर मेरी बड़ी जेठानी आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। कहने लगी, तुम अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं गई हो? मैं अपनी बड़ी जेठानी से कुछ कहती कि तभी वह बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने झटके से अपनी जेठानी से अपना हाथ छुड़ाया। वो आंखें फाड़कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी बड़े गौर से अपनी जेठानी की तरफ देखा था। रात के टाइम पर फिर वही चीखें और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी जेठानी के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरे जेठ उनके बाल काट काट कर उनको आधा गंजा तो कर ही चुके थे। मेरी जेठानी हमेशा सर पर पल्लू रखकर घूमती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरे पति जब घर आते थे तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा होता था। मैं अपने पति को ये सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, पर मेरी जेठानी मुझे सख्ती से मना कर दिया करती थी और कहती थी कि तुम्हें अपने पति को अगर कुछ भी बताया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाज़ों से मैं सो नहीं पाती थी। सारी रात मुझे जागते जागते गुजर जाती थी। मेरी जेठानी मेरे पति की भाभी थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ जेठानियों के जैसा सलूक नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी जेठानी ऐसी हो सकती है। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान रह गई। मेरे बड़े जेठ मेरी जेठानी के साथ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे जेठ को एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार देखा था। मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी दिनों से मेरे जेठ मेरी जेठानी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मेरे दिमाग से भी टेंशन निकलने लगी थी कि दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन रात के 9 बजे मैं टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और जल्दी से मैंने उनको देखकर अपने सर पर पल्लू रख लिया था। मैंने उनसे कहा कि भैया, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो बोले, बहू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारी जेठानी और तुम्हारे पति को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाया हूँ। चाय पियो और बताओ कि मेरे हाथ की चाय कैसी है।
मेरे जेठ का मूड बहुत ही अच्छा था। मैं हैरत से अपने जेठ की तरफ देख रही थी। न जाने इतने दिनों में मेरे जेठ को क्या हो गया था। वह तो मेरी जेठानी के साथ साथ मुझ पर भी मेहरबान हो रहे थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से ले लिया और उनसे कहा, शुक्रिया भैया। मैंने अपने जेठ से कहा कि अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। मेरे जेठ ने कहा, नहीं बहू, मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, भैया अभी ही मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिया था, इसीलिए मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब आप आएंगे तो आपको मेरे चाय का कप खाली ही मिलेगा और मैं आपकी तारीफ तो अभी ही किए देती हूँ। चाय अच्छी हो या ना हो, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं और भला कोई बहन अपने बड़े भाई की दी हुई चीज़ की बुराई नहीं करती, हमेशा तारीफ ही करती है। मेरे जेठ मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगे, चलता हूँ, चाय ज़रूर पी लेना। उनके जाते ही मैं उठी और मैंने चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के टाइम पर अगर मैं चाय पी लेती तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अब ये बात तो मैं अपने जेठ से कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे जेठ के अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका था। काफ़ी टाइम से मेरे जेठ जेठानी पर भी कोई अत्याचार नहीं करते थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए। मैंने टीवी बंद की और अपने पति से चैटिंग पर बातें करने लगी। इस टाइम पर वो भी अपने रूम में आराम कर रहे होते थे। थोड़ी देर के बाद मुझे एक साया अपने कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत ही फ़ोन रख दिया और ऐसे दिखाने लगी कि जैसे मैं सो गई हूँ। वह जो भी था उसने कमरे में आकर मुझे देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके चला गया। मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। मैं चुपके चुपके अपने कमरे से देखने लगी कि बाहर निकली कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे जेठ मेरी जेठानी के मुंह पर हाथ रखकर उनको न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं देखकर हैरान थी कि घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था। इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वह मेरी जेठानी को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे जाने लगी। मेरी जेठ बेसमेंट के अंदर मेरी जेठानी को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, इसीलिए मैं भी उस बेसमेंट के अंदर खामोशी से चली गई। मैंने देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मेरी जेठानी को कमरे के अंदर मेरे जेठ लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर ठहर कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरे जेठ ने जेठानी को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। जेठ उससे भी बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे जेठ ने मेरी जेठानी से जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि इस घर की जितनी भी दौलत है ये सब मेरे छोटे भाई के नाम पर है। मैं कब से चाहता हूँ कि तुम मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी के कागज लाकर दे दो, और मेरा छोटा भाई तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तुम उसे धोखा देकर उससे उन प्रॉपर्टी के कागज़ों पर साइन करवा के ये सारी जायदाद मेरे नाम पर करवा दो। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। इसीलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें मार कर दफना दूंगा और फिर सबको यही बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब ये तुम्हारी मर्जी थी कि तुम उन पेपर पर मेरे छोटे भाई के साइन करवा कर मुझे दे दो ताकि सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी जेठानी कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरे देवर की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हरामखोर भाइयों को अपने देवर की मेहनत की कमाई का बना बनाया सब कुछ दे दूं, जो मुझे माँ समान मानता है, जिसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दिया था। मेरे पिता को जब कैंसर हुआ था तो तुम और तुम्हारे किसी भी भाई ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे इसी देवर ने मेरे पिता का अच्छे से अच्छा इलाज कराया और एक भाई होने की पूरी जिम्मेदारी भी निभाई थी। जबकि तुम तो मेरे पति थे, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी मेरे प्रति अपना कोई भी फर्ज नहीं निभाया। मेरी सास अच्छे से समझ चुकी थी कि तुम्हारा बाप
और तुम सब भाइयों की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए मरने से पहले वह मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी के कागज अपने पास छुपा कर रखने को दे गई थी और मुझे ये जिम्मेदारी दे गई थी कि मैं तुम सबसे अपने छोटे देवर को बचा कर रखूंगी और तुम्हें उसकी जायदाद पर कब्जा नहीं करने दूंगी। वो तो तुम शुक्र करो कि इतने सालों से मैंने तुम्हारी ये सच्चाई अपने छोटे देवर से छुपा कर रखी हुई है और अब तो मुझे ये सच्चाई उसकी बीवी से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे जेठ ने मेरी जेठानी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब सुबह होगी और उसकी आंख खुलेगी तो उसे पता चलेगा कि उसकी जेठानी तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटोज मैंने उसे दिखाए उसने उन फोटोज पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे जेठ ने मोबाइल में जो फोटोज मुझे दिखाए थे वह मेरी जेठानी के फोटोज थे, जो काफ़ी अश्लील तरीके से लिए गए थे और मेरे जेठ ने दूसरे मर्दों के साथ उन फोटोज को मेरी जेठानी के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वह सारे फोटोज मेरी जेठानी के साथ मेरे जेठ ने खुद अपने मोबाइल से लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर ये सब माजरा क्या है। मेरे पति मेरी सास के पहले पति के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की दूसरी शादी हुई तब वह विधवा हो गई थी और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले पति की मौत हुई थी तब वह प्रेग्नेंट थी। मेरी सास के माता पिता ने उनकी दूसरी शादी जिस इंसान से की वह बहुत लालची था। उसके पहले से ही इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी, इसीलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने का हौसला दिया, जबकि मेरी सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का फ़ायदा बहुत उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा पति ये बात नहीं जानता था कि ये बाकी के भाई बहन उसके दूसरे पिता के बच्चे हैं। ये बात मेरी सास ने मेरे पति से इसलिए छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे पिता या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन मेरे पति ने जब से आंखें खोली थी तो मेरे ससुर को ही अपना पिता समझा था और उनके बेटों को अपना भाई। इसीलिए मेरी सास ने मेरे पति को ये सब बताने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। लेकिन जब मेरा पति जवान हुआ और उसने अपने पहले पिता के बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर दिया और उसने उनके बिजनेस को बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो ये बात ना तो मेरे ससुर को अच्छी लगी और ना ही उनके बेटों को, क्योंकि वह लोग इस काबिल नहीं थे जो मेरे पति का मुकाबला कर सकते। मेरी सास के पहले पति की कमाई पर ही वह लोग पल रहे थे और मेरे पति के काबिल होने के बाद ये सब लोग मेरे पति के घर में ही रह रहे थे और उनकी मेहनत की कमाई से ही ये सब लोग अपना खर्चा पानी कर रहे थे। लेकिन मेरे पति ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वह सब कुछ ये लोग आराम से इस्तेमाल करते थे। मेरी सास ने इस सारी प्रॉपर्टी के कागज़ मेरी जेठानी के पास छुपा कर रखवा दिए थे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि मेरी जेठानी एक भरोसेमंद औरत है और मेरे पति अपनी बड़ी भाभी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे और इसीलिए मेरे जेठ उनके ही जरिए सारी जायदाद अपने नाम पर करवाना चाहते थे और काफ़ी टाइम से मेरी जेठानी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वह मेरे पति को धोखा देकर सारी जायदाद उन्हें दिलवा दें। मेरे जेठ मेरे पति के सामने तो बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए रहते थे क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरे पति को ये बात पता चले कि वह मेरे पति के सौतेले भाई हैं और उन लोगों के पिता भी अलग अलग हैं। तो मेरा पति कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरे पति का दिमाग कभी भी घूम सकता है, ये लोगों को घर से निकाल सकता है। मेरे जेठ मेरी जेठानी से पेपर पर साइन करवाने के बाद मेरी जेठानी को भी मार देना चाहते थे और उनके साथ ऐसा करने के बाद वो सबको ये बताते कि मेरी जेठानी का अफेयर चल रहा था, वह अपने आशिक के साथ भाग गई है। मेरी जेठानी उम्र में भले ही बड़ी थी लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी
उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह इतनी उम्र की हैं। कमरे के अंदर जो 2 लोग मौजूद थे वह मेरे जेठ के 2 भाई थे, जो कि मेरे पति की दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरे बड़े जेठ मेरी जेठानी के बाल इसलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत का गहना होते हैं। उन्हें लगता था कि वह अपनी पत्नी के बाल काट देंगे और मारपीट करेंगे तो वह डर कर उनके नाम ये जायदाद करवा देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी जेठानी की बर्दाश्त को, जो इतने सालों से वो इस सब को बर्दाश्त करती रहीं। और मेरी जेठानी मेरे पति से वफादारी निभाती रहीं और उन्होंने मेरे पति की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की जो मेरे पति की जिंदगी खराब कर देता। मैं अपनी जेठानी पर और ज़्यादा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने एक काम किया हुआ था। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी तो मैं समझ गई थी कि कमरे में मेरे जेठ आए हुए हैं। मैंने अपने पति को मैसेज पर पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे जेठ का बिहेवियर बदलने लगा था और वह मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बना कर लाए थे। मेरे पति ने मैसेजेस पढ़े, उनका रिप्लाई किया था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, बाकी मैं यहाँ से घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने भाई और उनके बाकी के भाइयों को हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के दोस्त आ गए थे। ये मेरे पति के दोस्त होने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने पति को बताया था कि उनके बड़े भाई रोज रात को अपनी पत्नी को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ आकर खुद ही देख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि आज भी वो यही सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो ये चेक करने आए हैं कि मैं सो गई हूँ या नहीं। मैं रात को सोती नहीं हूँ और उन पर नज़र रखती हूँ, इसीलिए शायद अब वह मुझसे सावधान हो गए हैं। मैं अपने पति के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई थी। उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा कि मेरे जेठ और उनके भाई मेरी जेठानी को साइन करवाने के लिए मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे जेठ और उनके भाइयों को अरेस्ट कर लिया। वह उन तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। सुबह मेरे पति भी घर आ चुके थे, क्योंकि उनके दोस्त ने मेरे पति को फ़ोन करके बता दिया था। मेरे पति के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई पर और उनके बाकी के भाइयों पर केस कर दिया। मेरी जेठानी ने भी कोर्ट में गवाही दी थी, इसलिए फैसला हमारे हक में हुआ था। मेरी बाकी की जेठ और जेठानियाँ हमारे घर में रहते थे, वह सब लोग हमारे घर से चले गए थे। अभी बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी जेठानी भी अब हम लोगों के साथ आराम से रहती हैं। मेरे पति ने फैसला कर लिया कि वो कभी इस घर से नहीं जाएंगे। अब वो हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि रिश्तों की अहमियत भी भूल जाते हैं, जबकि अपनों का साथ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक आपके पास अपने नहीं हैं, आपको कभी भी सुकून महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।